In this video, we are going to do population and associated issues. हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे हम जो इवैल्यूएटर है उसको बता सकते हैं कि देखो हमने ये भी पढ़ाई करी है। जैसे ऋग्वेदा है, इट रिवील्स दैट इंडिया मेंटेन्ड अ पॉपुलेशन काउंट ड्यूरिंग 800 एंड 600 बीसी। कि पॉपुलेशन काउंट ऋग्वैदिक पीरियड में भी होता था। इसी के साथ साथ अगर हम आगे आते हैं तो कौटिल्या की जो अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य है, उनकी अर्थशास्त्र है, वो भी बताती है कि इट एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस। अगर हम मेडिवियल टाइम्स में आए तो एन ए अकबरी कंटेंट एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन काउंट की जाती थी। अगर हम थोड़ा सा आगे आए, एम्पायर्स के टाइम पर आए, तो मौर्यन एम्पायर में भी अर्थशास्त्र में लिखा है कि पॉपुलेशन सेंसस होते थे। एन ए अकबरी में भी ये लिखा है कि एन ए अकबरी में भी एक एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द पॉपुलेशन की लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस धर्म के कहाँ पे रहते हैं। ठीक है। इन मॉडर्न एरा जो पहला सेंसस हुआ पॉपुलेशन सेंसस, इट वाज अंडरटेकन इन 1872। फैक्ट वाइज चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ओवर 1.46 बिलियन पीपल। 2011 सेंसस डेटा, टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके मतलब इंडिया में आदमी गुम नहीं हो सकता। जैसे यूएसए में होता है ना कि अगर आप यूएसए की वेस्ट कोस्ट पे हो और आप डेजर्ट में निकल जाओ तो गुम हो सकते हो। इंडिया में गुम नहीं हो सकता आदमी। Population densities of the regions of central, north, eastern India grew at a higher rate than in the western, northeastern and southern parts। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारा भारत देश है ऐसे करके मान लीजिए, तो ये कह रहे हैं कि ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम, उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो कम थी। और बाकी सारा, और यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो कम थी। और बाकी सारा जो है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा थी। मतलब ईस्ट उड़ीसा, फिर उसके बाद बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, ये पूरे एरिया में ज़्यादा थी। ठीक है, बिहार से लेके पंजाब, बिहार, एमपी, पंजाब, ये पूरे एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई। ठीक है। चलिए, अब ऐसे लिखा है ओनली एवरी 1 in every 6 people ऑन अर्थ लिव्स इन इंडिया, मेकिंग इट अबाउट 17.85% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। आप इसको 18 लिख सकते हो, एग्जाम में कोई कुछ नहीं बोल रहा। इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% विद रेफरेंस टू 2011, a 1.52 बिलियन बाय 2036 एज पर नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। तो और इसके बाद लिखा है अ डेकेड फ्रॉम 2011 टू 2021 प्रिडिक्टेड टू सी द लोएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिंस इंडिपेंडेंस एट 12.5%। ठीक है, कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो चुका है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कि भारत की पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। माइग्रेशन, ऑफ कोर्स, है ना। जैसे माइग्रेशन होती है तो उसका माइग्रेशन होगी तो भाई ऐसा होगा ना कि एक एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी और जहाँ से माइग्रेशन हो रही है वहाँ पे कम होगी। तो ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन के पुश फैक्टर होते हैं। पुश फैक्टर मतलब लोग वो एक जगह को छोड़ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वॉर होती है, वहाँ पे पॉवर्टी होती है, जैसे कि बिहार, वहाँ पे फेमाइन हो जाते हैं। एक पुल फैक्टर भी होता है। पुल फैक्टर मतलब क्या चीज़ है जो माइग्रेंट को अट्रैक्ट करती है कि वो उस जगह पे जाए। मेन क्या है? बच्चों की एजुकेशन और नौकरियाँ। एंड लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है। मान लीजिए कोई लोअर कास्ट का है, उसको जहाँ पे वो रहता है प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, तो वो कहते हैं इससे अच्छा भाई ट्रेन में बैठो, बिना टिकट के सिटी में चले जाओ, एटलीस्ट कोई ये तो नहीं करेगा और नौकरी भी मिलेगी। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि जो पॉपुलेशन है उसका नेचुरल इंक्रीज भी होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट्स फ्रॉम हाई फर्टिलिटी, लो मोर्टेलिटी रेट। स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, आसाम एग्जिबिट हायर ग्रोथ। ठीक है। तो जैसे पहले कहाँ था भारत में हेल्थ केयर? नहीं था, तो एवरेज आदमी 40-50 साल जीता था। अब क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा हो गया तो आदमी 70 साल तक जी रहा है। और जो लोग जो मतलब बर्थ रेट है वो भी हाई है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं,
उसके डेमोग्राफिक फैक्टर हो सकते हैं, उसके सोशल फैक्टर हो सकते हैं, उसके इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, उसके ज्योग्राफिक फैक्टर हो सकते हैं। भाई पेस्टल ही लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए पेस्टल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशो कल्चरल, और उसके बाद डेमोग्राफिक फैक्टर होंगे ही, और G से आप कह लो जोग्राफिकल या ऐसे करके, ठीक है। तो पेस्टल वाली अप्रोच इन लोगों ने फॉलो करी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि मतलब ज्योग्राफी क्या रोल अदा करती है पॉपुलेशन को डिसाइड करने के लिए। भाई अगर पानी ज़्यादा होगा, है ना, लैंडफॉर्म अगर फर्टाइल होगा, अगर क्लाइमेट ऐसा होगा कि ज़्यादा हार्श ना हो, जैसे बहुत ज़्यादा हीट होगी तो बच्चे मर जाएंगे, बहुत ठंड होगी तो बच्चे मर जाएंगे, है ना। अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, खाना ज़्यादा बनेगा। तो बस वही चीज़ लिखी है। इसी के साथ साथ लोकेशन भी, अगर आप एक इकोनॉमिक हब के आसपास रहते हो, जहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, तो क्राउड इन होगा, क्राउड जो है उस तरफ जाएगा। इसी के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर भी है। जैसे आपको याद होगा ऋग्वेदा में कहते थे ना, इंद्र वरुण अग्नि, कि हम इनकी पूजा करेंगे, कि इंद्र देवता की पूजा करेंगे, क्योंकि भाई बाढ़ आ जाएगी, और ये रहते थे सारे के सारे रिवर के पास में, और रात को सो रहे बाढ़ में बह गए। तो नेचुरल डिजास्टर भी है ना। रीजन्स प्रोन टू डिजास्टर हैव लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि आप देख लीजिए, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को कंपेयर कर लो, या हिमाचल प्रदेश और पंजाब को कंपेयर कर लो। चलिए, तो ये थे ज्योग्राफिकल फैक्टर। बहुत आसान है लिखना। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो वही तो लिखा है भाई, सॉइल में खाना बनेगा और पानी बनेगा, और क्लाइमेट बहुत ठंडा होगा तो भी मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही। सारे के सारे आप याद नहीं करते हो, आप बस मेन मेन चीज़ों को देखते हो कि भाई पानी, फिर उसके बाद क्लाइमेट, फिर उसके बाद सॉइल, और उसके बाद आप कह लो कि चलो लोकेशन भी कह लो, कि जैसे सिटी होगी तो सिटी में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना, विलेजेस में इतनी नहीं होगी। अब देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। वॉर होती है ना। वॉर होती है तो क्या होगा, इट विल लीड टू मास माइग्रेशन, जैसे कि यूक्रेन है, अफगानिस्तान हो गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। चलिए, फिर लिखा है इंटरनल अनरेस्ट होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जैसे कि रोहिंग्या इन म्यांमार, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कुछ माइग्रेशन पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि सपोर्टिव पॉलिसीज बूस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि भाई अ, अमेरिका के अंदर यूएस माइग्रेशन का भी था, है ना। तो जब तक यूएस माइग्रेशन प्रो माइग्रेंट थी, तब तक यूएस की पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट थी वो बढ़ रही थी। चलिए, डू यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस? नहीं, आपको ना हेडिंग्स याद रखनी है कि भाई पानी, सॉइल और क्लाइमेट, ये तीन चीज़ें हैं। अगर ये अच्छा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई रहेगी। अगर एक जगह पे वॉर हो रही है, या फिर एक जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा है अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बैंगलोर की पॉपुलेशन या फिर हैदराबाद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। अर्बनाइजेशन होती है, जैसे कि मुंबई, आप एक मुंबई और दिल्ली का एग्जाम्पल लिखना, मेट्रो सिटीज़ का एग्जाम्पल लिखना, जहाँ की पॉपुलेशन करोड़ के ऊपर जा चुकी है। चलिए, सोशो कल्चरल फैक्टर होते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होते हैं, जैसे कि रिलीजन एंड कल्चरल सेंटर्स होते हैं, जैसे कि कटरा अट्रैक्ट माइग्रेंट ड्यू टू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी अफिलिएशन। ये भी ठीक है। अब वर्ल्ड, अब आप कहोगे कि भाई ये एग्जाम में पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। वो आपसे ये कहेंगे, आपसे ना, देखो, इंडिया के रिलेटेड वो पता है क्या पूछते हैं, मैं आई विल टेल यू, कि वो दे विल आस्क यू अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल भाई, ठीक है, कि भारत की पॉपुलेशन वाई इट इज़ इंक्रीजिंग, हाउ वी कैन कंट्रोल, और इसी के साथ साथ वाई डू वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन। जैसे मोदी जी ने कहा था कि भारत के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जो कि हमारे देश की प्रगति के लिए अच्छी बात नहीं है ना। जनसंख्या विस्फोट उनका ये वर्ड था। तो वो चीज़ कि आपसे यही पूछेंगे हाउ, तो आप कहोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई, इट इज़ अ पीडीएफ। दे दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक दिस पीडीएफ फॉर एवरीबडी। जो बेसिक से पढ़ रहा है, सडनली क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी बोलेगा भाई मुझे यही नहीं पता पॉपुलेशन ग्रो कैसे होती है। अब आपको पता है ना, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कॉलोनियल पीरियड में देखोगे, है ना, कॉलोनियल पीरियड में देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम थी। फिर हमारी डेमोक्रेसी आई तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गई। इकोनॉमिक रीजंस क्या होंगे भाई? हमने ये देखा कि वो देश जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हाई है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी लो है। जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है। इसमें आप एग्जांपल लेना किसका, अफ्रीका का।
और इसमें आप एग्जांपल लोगे यूके का, है ना? तो वी वांट दीज़ वर्टिकल्स इन आवर हेड। फिर आप कहोगे ज्योग्राफिकल फैक्टर क्यों भाई? भाई फूड, फूड जो होता है भाई, जब तक हमारे पास खाना है ना? फूड एंड वाटर है, तो क्या होगा भाई? हमारे पास लीजर है और लीजर एक्टिविटीज़ में वी विल प्रोक्रिएट मोर। डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी होंगे, ये तो अभी हमने किया नहीं है, तो इसको जब ये आएगा तब करेंगे। सोशो कल्चरल भी होगा भाई, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि पाकिस्तान, है ना? वहाँ पे रिलीजन जैसे मतलब अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक अदर रिलीजन्स अपार्ट फ्रॉम इस्लाम जो है वो कम हो गई, है ना? बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो क्या होगा? इंडिया के अंदर कल्चर है टॉलरेंस का, तो हम देखेंगे यहाँ पे सारी की सारी रिलीजन्स में ग्रोथ रेट हो रही है ना? तो वैसे करके कि सोशल रीजंस भी होते हैं। इसी के साथ साथ मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, अगर आप मुझसे पूछो तो हम कहते हैं कि जो मैरिज है, जो मतलब मैरिज है, अगर आप देखो तो इंडियंस जो हैं वो मैरिज को डिले कर रहे हैं। जैसे मैं मेरी मम्मी से पूछूँ शादी कब हुई, तो शी वुड से 2021, पापा से पूछा 21 ऐसा। है ना? वी आर गोइंग टू बिकम 30 नाउ एंड वी आर स्टिल नॉट मैरिड। तो क्यों? क्योंकि हमारी क्या है? एस्पिरेशन है। तो ये क्या है? कल्चर ऑफ एस्पिरेशन जब आती है तो समाज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है। सोशो कल्चरल रीज़न है। क्या ये यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। बट हमारे पास तो बुद्धि है ना। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग we are doing this PDF so that we can do the complete syllabus and we can develop these frameworks in our head। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रीच्ड 8.2 बिलियन इन 2024, मोर देन 3 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ 2.5 बिलियन इन 1950। कि मतलब देश की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू पीक एट अप्रोक्सीमेटली 10.3 बिलियन बाय द मिड 2080s, followed by a gradual decline of around 10.2 billion by 2100। वी विल बी अलाइव उस टाइम तक मोस्टली, तो शायद हाँ, ठीक है। 2100 आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू सी, बहुत ही रेयरली हम लोग देखेंगे। आगे लिखा है ड्यू टू डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मैरिज को डिले कर रहे हो। तो जब आप मैरिज को डिले करोगे, पहला बच्चा 35 पे हो रहा है, 40 पे कौन ही बच्चा कर लेगा, है ना? बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है। चलिए, इंडिया एंड चाइना। इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स। हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 1.42 बिलियन। ठीक है, हमने चाइना को फर्स्ट टाइम सरपास किया है। अब यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम वही तो देख रहे हैं ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि मतलब पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है समाज में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, सेम ही है। ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी होंगे, है ना? तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर, बट ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा। जैसे कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करेगी? एक एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई वो सारी कंट्रीज़ जहाँ पे क्या कहते हैं, अगर इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है। लेकिन वहाँ वो जहाँ पे इकोनॉमी थर्शरी सेक्टर में चली गई है, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। अगर फीमेल लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही है और फीमेल एजुकेशन हो रही है, तो इसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि वहाँ पे लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है। तो इसीलिए ये कहा जाता है फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन मार्केट, फीमेल इंक्रीजिंग द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डायरेक्टली लिंक विद कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, वहाँ पे ये आपको लिखना है। ये ना बेसिक चीज़ है, ट्रस्ट मी, नो बडी राइट्स इट, एवरीबडी थिंक्स कि ये ना इवेल्युएटर तो घर से पढ़ के आया होगा, उसको पता होगा। यू राइट दिस स्टेटमेंट कि कंट्रीज वेयर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ हायर, विमेन के पास फ्रीडम है तो वो मैरिजेस को डिले करती हैं और वो बेसिकली बेटर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस प्रेफर करती हैं, और वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल्ड है। और फ्यूडल इकोनॉमीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, और उसका एग्जांपल दे दिया। फ्यूडल मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ में वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान। डेथ रेट्स देखा जाए तो भाई एडवांसमेंट हो रही है, मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे फेटल डिजीजेस को ट्रीट किया जा सकता है ना? एंड इसकी वजह से क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर मैं आगे चलता हूँ तो इमिग्रेशन के लेवल भी हैं। फॉर एग्जांपल भाई यूके की अगर आप बात करो तो 50% ऑफ नेट पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ कम फ्रॉम नेट इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो यूके के अंदर प्रो माइग्रेंट पॉलिसी थी, है ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ
कि यूके की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एंड 50% ऑफ नेट पॉपुलेशन ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम दी माइग्रेशन। कितना अच्छा डेटा है भाई, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो वही आप देख रहे हो, सोशो कल्चरल यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, सेम ही चीज़ लिखनी है, बस आपको ना थोड़ा सा क्या कहते हैं वर्ड प्ले करना है, सेम ही चीज़ लिखी है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर होते हैं, जैसे कि इन चाइना देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग सोशल अटैचमेंट टू हैविंग लार्ज फैमिलीज। इन डेवलप्ड वर्ल्ड स्मॉलर फैमिलीज आर अ नॉर्म। आप ये लिखो, या फिर आप ये लिखो, चाइना में क्यों जाना है भाई, हम इंडिया का लिखेंगे। इन इंडिया जॉइंट फैमिली की प्रेफरेंस है ना, जो कि लीजर क्रिएट करता है और उसमें फैमिली जो है वो ग्रो करती है। कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स इज कंसिडर्ड एज अ एक एक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर इकोनॉमिक गेन। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्शंस अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो है ना, तो यहाँ से जो लोग हैं वो भी फैमिली साइज को लिमिट करते हैं। इससे पहले लोग मतलब क्यों इतने सारे बच्चे करते थे, क्योंकि बच्चे मर जाते थे, है ना, बच्चे मर जाते थे, तो वो इसलिए ज़्यादा बच्चे करते थे कि भाई मतलब एक बच्चा करेंगे मर गया तो क्या होगा, तो इसलिए 5-6 बच्चे करते थे। दिस इज़ अ रियलिटी, आई एम नॉट किडिंग, मैंने खुद दादी से पूछा है। स्टेट्स यूज लीस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव जहाँ पे जिनकी कॉन्ट्रासेप्टिव की पेनिट्रेशन जहाँ पे कम है, फॉर एग्जांपल बिहार, वहाँ पर आप देखोगे कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हायर है। इसी के साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एजुकेशन बिकम्स कंपल्सरी, एज एजुकेशन बिकम्स कंपल्सरी चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर एन इकोनॉमिक एसेट्स। As education becomes compulsory, children are no longer economic assets, but the economic cost. It retards the growth of population. Example Nordic and European countries में इसका मतलब समझाता हूँ। बच्चे हम पैदा करते थे क्योंकि चाइल्ड लेबर में बच्चों को भेज दिया तो कुछ पैसे कमा लाएंगे। ठीक है, इसीलिए गांव में जो पिछड़े गांव होते हैं वहाँ पे आज भी जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर ऐसी सब प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर चाइल्ड जो है अगर वो बच्चा स्कूल जाएगा तो वो इकोनॉमिक एसेट, बच्चा इकोनॉमिक एसेट नहीं है, है ना, वो इकोनॉमिक कॉस्ट है, स्कूल की फीस देनी पड़ेगी। तो बच्चे का इकोनॉमिक बर्डन आता है, एडिशनल चाइल्ड ब्रिंग्स इकोनॉमिक बर्डन नॉट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए बच्चे कम कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन का पेनिट्रेशन हुआ। आगे देखते हैं, वेलफेयर पेमेंट्स इन स्टेट पेंशन है। यहाँ पे लिखा है अ जेनरस स्टेट पेंशन स्कीम, जैसे कि हमारे यहाँ पे है ही, means couples don't need to have children to act as insurance at to look after them in old age, जैसे ओल्ड एज पेंशन, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको फिर से देखेंगे मोटा मोटा ऊपर से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, सोशो कल्चरल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन एंड वेलफेयर पेमेंट्स एंड स्टेट पेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या है मेन, इकोनॉमिक फैक्टर है पहला तो, फिर इसी के साथ साथ सोशल फैक्टर है, फिर इसके बाद हम कहेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के इनिशिएटिव्स हैं, डेथ रेट जिसमें कि हम कह देंगे मेडिकल फैसिलिटी, फिर उसके बाद हम कह देंगे यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के उसी में फैमिली प्लानिंग भी आ जाएगी, एंड इसी के साथ साथ एजुकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ से सीखी वो थी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वो जगहें जहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो हमको अगर मतलब मोटा मोटा याद रखना है तो भाई इसमें से एक्स्ट्रा क्या याद रखना है कि भाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये हमने एक यूनिक पॉइंट देखा। एजुकेशन एक यूनिक पॉइंट देखा कि हाउ एजुकेशन एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आर लिंक्ड टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए आगे चलते हैं, अब हम इंडिया में आ चुके हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया उसको एक बार बस देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट एनालिसिस बाय लैंसेट, India's population is forecasted to peak around 1.6 billion by 2048. It will be followed by 32% decline of 1.09 billion in 2100। तो आपको क्या याद रखना है कि इंडिया पॉपुले जब भारत का हमारा विकसित भारत 2047 में हो रहा है, हमको पता है ना, तो हम ये लिखेंगे कि विकसित भारत 2047 में भी इंडिया जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव 1.6 बिलियन पीपल। ठीक है,
बस इतना याद रखना है, 1.6 बिलियन पीपल। आज कितने? 1.4, तो ऐड कर दो। चलो आगे चलते हैं। Important points to remember from the report as if we are going to report, as if we are going to remember। तो यहाँ पे लिखा है कि मतलब यहाँ पे यही लिखा है कि मतलब मेजर डिजीजेस और एक्सीडेंट और रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो वो होती है। आई वुड से कि पॉपुलेशन कैसे मोल्ड होती है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिखा है। नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू। बस हमको ना क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट की वो क्या है, मतलब वी शुड गेट इनसाइट्स, वी शुड गेट पर्सपेक्टिव्स, बस ठीक है। द स्टडी फोरकास्ट शार्प डिक्लाइन इन वर्किंग एज पॉपुलेशन इन नेशंस लाइक चाइना एंड इंडिया which will impede the economic growth and result in changes in balance of power in the world। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसमें आप क्या लिखोगे? हम पॉपुलेशन स्पेसिफिक जा रहे हैं, हम पॉपुलेशन एंड पावर का नहीं क्वेश्चन आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल का क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी इसमें क्या करती है ना, एक ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछेगी। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी। चलिए, इंडिया के बारे में है। इंडिया के बारे में वी शुड नो ऑल दिस। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये लोग कह रहे हैं कि बताओ भारत की पॉपुलेशन कितनी है? भाई तब से पढ़ते-पढ़ते तो आ ही रहे हैं, है ना? इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि बताओ इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है? तो इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, इट विल रिड्यूस फ्रॉम अराउंड 762 मिलियन इन 2017 टू 578 मिलियन इन 2100। क्या हमको ये पता होना चाहिए? नहीं। वी यू जस्ट चिल। ठीक है, हम यहाँ पे डेटा याद करने के लिए नहीं बैठे हैं। जब मेंस आएगा ना, प्रीलिम्स एंड मेंस, उसके बीच में एक डेटा, बहुत सारी कोचिंग एकेडमीज डेटा शीट रिलीज करती हैं, वही डेटा शीट में पढ़ा दूंगा, काम हो जाएगा। हमको यहाँ पे पर्सपेक्टिव चाहिए, है ना? जीडीपी क्या है? इंडिया टू राइज थर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का पता होना चाहिए, 2.1% है। इमिग्रेशन की अगर हम बात करें, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव द सेकेंड लार्जेस्ट नेट इमिग्रेशन इन द वर्ल्ड। ग्लोबल डेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन की देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज फोरकास्टेड टू पीक अराउंड 9.7 बिलियन। हम क्या करें भाई, ऊपर भी यही पढ़ा है ना, आपको ऐसे इतना पता होना चाहिए कि इंडिया, मतलब बेसिकली इंडिया या वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इट इज़ फोरकास्टेड कि 8.8 बिलियन हो जाएगी बाय 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 द एंड ऑफ द सेंचुरी। मतलब, और या फिर ये कह लो कि जो इतनी आज की पॉपुलेशन है, 8 बिलियन, इतनी ही हो जाएगी बाय 2100, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी अगले इस सेंचुरी में, 2100 तक। ग्लोबल टीएफआर की बात करें तो ग्लोबल टीएफआर जो है, इट इज़ स्टेडीली डिक्लाइनिंग फ्रॉम क्या कितना है, 2.37 टू 1.66 इन 2100। ठीक है, तो ग्लोबल टीएफआर जो है वो 1.66 तक की तरफ जा रहा है। डेमोग्राफिक वेरिएशन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि विद 2.3 बिलियन इंडिविजुअल्स ओवर 65 ईयर्स ग्लोबली इन 2100 compared to 703 million in 2019। Do we have to remember this? Trust me, you don't have to remember this. Why they have put it? Because they have got hands to the report and chat GPT। चिल करो। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं, है ना? जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताएगा मैं। यहाँ पे लिखा है द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड डिस्क्राइब्स economic expansion due to distribution shift of population age। India currently has 62.5% of its population between 15 and 59, जिसको कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। और यही 62% पॉपुलेशन इंडिया का क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबिलिटी बिगैन इन 2005 एंड 6 एंड इट विल कंटिन्यू टिल 2025 एंड 56। ठीक है, चलिए, हमको बस ये इतना पता होना चाहिए और हमको कुछ नहीं जानना डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। आई एम नॉट किडिंग। हमको बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया करेंटली हैज़ 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिटवीन 15 एंड 59। 15 एंड 59 ही क्यों किया, 60 क्यों नहीं किया? बिकॉज 15 एंड 59 इज कंसिडर्ड एज वर्किंग एज पॉपुलेशन। और क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, इट इज़ एन इकोनॉमिक, लार्जली एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट इज़ लार्जली अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन 60%, 15 एंड 59 के बीच में भारत की है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम जो लोग हैं वो वर्किंग एज की पॉपुलेशन में होंगे। ये कब तक चलेगा? 2055 टू 2056। बस इतना आपको समझ में आ गया, बात ही खत्म।
इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने ये कहा कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट विल रीच इट्स पीक इन 2041 विद 59% ऑफ इट्स पॉपुलेशन एज वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, 2041 में इट विल पीक, लेकिन हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हो चुका है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन विद अ मीडियन एज ऑफ 28 ईयर्स कंपेयर टू चाइना जहाँ पे 37 है, वेस्टर्न यूरोप में 45 है और 49 है। ठीक है, वही सेम चीज़ ऊपर लिखी है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है बल्ज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो वो आप देख रहे हो ना, जो यहाँ पे बल्ज लिखा है वही तो यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? एडवांटेजेस यहाँ पे कह रहे हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन होती है। भाई इंडिया की अर्बनाइजेशन तो बहुत रैपिड हो रही है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड टारगेटेड पॉलिसी यील्ड ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड लार्जर बेनिफिट फॉर द पीपल। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ ना कि पॉइंट बहुत ज़्यादा घूम घूम के इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? तो यू शुड, अब आप कहोगे ऐसे क्यों लिखा है ना? यू ऑल्सो हैव टू डेवलप दिस स्किल बिकॉज इन द एग्जामिनेशन जो पेपर इवेल्युएटर है ना, ही इज गोइंग टू रीड दीज कीवर्ड्स, है ना? तो इसीलिए आपको मतलब ये स्किल डेवलप करनी है कि कैसे आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से अलग कर लोगे। बहुत आसान होती है, जब हम टॉपर कॉपीज करेंगे तो अपने आप बनती जाती है। चलिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड का एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप साउथ कोरिया का एग्जांपल लेना, साउथ कोरिया का एग्जांपल लेना, और आप जापान का एग्जांपल लेना। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इट हैज़ हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड अप टू 15% ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। जापान experienced rapid growth because of changing population structure from 1964 to 2004। बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चैलेंजेस क्या हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए चैलेंजेस क्या हैं। अगर किसी भी देश में जो ग्रोथ है वो जॉबलेस हो, मतलब जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो नौकरियां हैं, जो मतलब लोग हैं वो इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कंपनीज कॉरपोरेट्स जो हैं वो इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एआई इंटीग्रेट करते हो तो वो 10 लोगों की नौकरी तो खाएगा, है ना? तो एआई से ग्रोथ भी होगी, क्योंकि एआई के प्रोडक्ट्स बनेंगे, उससे ग्रोथ होगी। तो उसके बाद क्या होगा कि लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो लोग जो हैं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएंगे, जोग्राफ अगर जॉबलेस ग्रोथ होगी तो। इसी के साथ साथ एसिमेट्रिक ज्योग्राफी होगी। इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पे लिखा है कि एसिमेट्रिक वर्किंग एज पॉपुलेशन है अक्रॉस द स्टेट। जैसे बिहार है, बिहार इज सम ऑफ द यंगेस्ट नेशन, लेकिन नौकरियाँ ज़्यादा कहाँ हैं? बैंगलोर में। नौकरियाँ ज़्यादा कहाँ हैं? तमिलनाडु में। नौकरियाँ ज़्यादा कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो बिहार की यूथ क्या बनेगी? इट विल बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर फॉर दैट स्टेट एंड देयर वहाँ पर क्या होगी? लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, वो लिखा है। यहाँ पे लिखा है लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर। भाई अब मान लो कि भारत में पॉपुलेशन है, एजुकेशन ही नहीं है, तो भाई क्या वो कंप्यूटर चला लेगा? नहीं चला पाएगा। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर हैं। इसी के साथ साथ भारत की इकोनॉमी कैसी है? इनफॉर्मल नेचर की है, और ये बेसिकली एक हर्डल हो जाता है इन रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी इनफॉर्मल होती है, इकोनॉमी इनफॉर्मल होती है तो दिक्कत क्या होगा? सरकार को इससे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। मान लीजिए कि भाई मैं अपने दुकान पे वड़ा पाव की ठेला लगा लूँ, और मैं उस और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन मेरा कोई पैन कार्ड वैन कार्ड तो रजिस्टर है नहीं, मैं पूरा कैश में लेता हूँ, तो सरकार को मैं इनकम टैक्स दूंगा ही नहीं। सरकार के पास इनकम टैक्स नहीं है तो सरकार ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या लगाएगी? कुछ नहीं लगाएगी। इन द सेम वे मान लो कि मेरी जो वड़ा पाव की स्टॉल है उसमें मैंने छोटे छोटे बच्चों को रखा हुआ है काम करने के लिए, क्योंकि इनको कम पैसे देने पड़ते हैं। लो भाई, चाइल्ड लेबर भी हो रही है ना? दैट इज़ वाई इनफॉर्मल इकोनॉमी के ये डिसएडवांटेज होते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी हेल्प भी करती है, वो लोग जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है उन्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी देती है इनफॉर्मल इकोनॉमी। बट इंडिया की बहुत ज़्यादा है भाई, 90% से ज़्यादा इकोनॉमी इनफॉर्मल है भाई। चलिए, मतलब इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर 95% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। लैक ऑफ स्किल्स होंगी, है ना? भाई लैक ऑफ स्किल और ह्यूमन डेवलपमेंट में दिक्कत सेम ही तो होती है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? वो ह्यूमन जिसके पास हेल्थ अच्छी है, जिसकी स्किल अच्छी है ना, और जिसके पास सोशल सिक्योरिटी है, इसको हेल्थ करके बोलते हैं। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी सेम चीज़ लिखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इसमें आपको कुछ याद रखना है तो वो आप याद रख सकते हो, एसिमेट्रिक डेमोग्राफी। अगर वर्ड अच्छा याद रखना है तो ये, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में एक दिक्कत हमारे भारत में क्या आ रही है कि एसिमेट्रिक डेमोग्राफी है, कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है बिहार में ज़्यादा है, लेकिन नौकरियां तो बंगाल, मतलब बिहार बंगाल में पॉपुलेशन रिलेटिवली यंगर है,
लेकिन नौकरियां कहाँ पे? बैंगलोर में एंड महाराष्ट्र में, पंजाब में। चलिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। मैंने कहा ना, HES, हैस, हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल, स्किल एजुकेशन हेल्थ, और इन तीनों को ही कहते हैं भाई ह्यूमन कैपिटल। और इसी के साथ साथ प्लैंड अर्बनाइजेशन मत लिखना, क्या लिखना है हमको? प्लैंड अर्बनाइजेशन। और इसी के साथ साथ आप लिखना हैस, सोशल सिक्योरिटी। जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब, मान लो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तुम बीमार हुए, तुम्हारा हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। भाई आज तुम बीमार हो जाओ और तुमको अपना इलाज कराना पड़े, भाई आदमी बिल देख के डर जाता है ना, लाखों में बिल आता है। चलिए, आगे चलते हैं। क्या भारत के अंदर कोई पॉपुलेशन पॉलिसी है? तो ये कह रहे हैं ना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। इसमें हमको क्या करना है भाई? इसके अंदर कोई टारगेट्स होंगे ना, हमको वो टारगेट्स जो है ना, उनको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, एक सेकंड, हाँ, तो ये चेंज कर ले, हाँ। तो यहाँ पे लिखा है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2000 बेस्ड ऑन सिटीजंस वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट व्हेन एक्सेसिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एड्रेस वेरियस इश्यूज कंसर्निंग मैटरनल हेल्थ, मम्मी की जो जो मदर होती है ना, चाइल्ड सर्वाइवल एंड कॉन्ट्रासेप्शन, एज वेल एज टू मेक रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल। ये सब कहने की बात है। आपको क्या कहना है? आपको ये कहना है कि मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइवल एंड कॉन्ट्रासेप्शन, एंड मेकिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। यहाँ पे लिखा है वही जो ऊपर लिखा है, देखो, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ पे था, तो हमको IMR एंड MMR को रिड्यूस करना था। तो IMR को कितना रिड्यूस करना था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको IMR टू लेस देन 30/1000। तो मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, टारगेट्स हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा पॉपुलेशन का तो हम लिखेंगे इट विल हेल्प अस अचीव द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या टारगेट ऑफ IMR, विच इज IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30/1000। MMR कितना होता है? टू लेस देन 100/लाख। ठीक है, इसी के साथ साथ 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए और 100% ट्रेंड पर्सनल डिलीवरीज। ठीक है, इसके बाद भाई यहाँ पे लिखा है कि पॉलिसी प्रमोट्स 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड 100% ट्रेन पर्सनल डिलीवरी, जो ऊपर लिखा है सेम लिख दिया। टाइमलाइन बेस्ड टारगेट्स होने चाहिए। इमीडिएट टारगेट टू एड्रेस अनमेट कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल नीड्स। डोंट गिव मी ज्ञान, मुझे ये बताओ कि टारगेट्स क्या हैं। TFR रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 बाय TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 बाय 2010। 2010, आई थिंक इट इज़ 2100 भाई। फिर उसके बाद टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, ये हमारा टारगेट है। तो हम ये लिखेंगे कि टू अचीव आर टारगेट ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। ठीक है, चलिए, हमारा TFR तो हो चुका है, 2.1 आ चुका है। डिजीज कंट्रोल एंड लिंकेजेस टू आयुष, इट सीक्स टू इंटीग्रेट कन्वर्ज ऑल रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक निश्चय, TB एलिमिनेशन, एम्फेसाइज। अब है ना, तो ये सारे हो गए। अब वो नहीं लिखना है एग्जाम में, ये लिखना है एम्फेसाइज द रोल ऑफ आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन टू अचीव पब्लिक हेल्थ गोल, कि इनको इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद लिखा है टारगेट बेस्ड अपॉन यूथ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी बनाना, ये तो ऑलरेडी है। और मैरिजेस की जो प्रेफरेबल एज है विच इज़ आफ्टर 20। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने इनको वो कर दिया है। क्या करोगे? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, चलिए, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर दिस अभी, बाद में जब होगा है ना, तो तब याद करने की कोशिश करेंगे। व्हाट हैपेंस ना, वी डिस्ट्रैक्ट आर सेल्फ बाय द फैक्ट्स एंड देन वी फॉरगेट द लॉजिक एंड पर्सपेक्टिव, कि भाई पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ना होता है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि इनको अंडरलाइन कर लूँगा कि IMR लेस देन 30/1000, MMR 100/लाख होना चाहिए, 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, TFR को 2.1 करना है,
भारत को स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए बाय 2045, एंड इसी के साथ साथ इंटीग्रेटिव मेडिसिन देनी है। इंटीग्रेटिव मतलब होम्योपैथी के साथ एलियोपैथी। और यहाँ पे लिखा है कि प्रेफरेबली मैरिज की एज को 20% से ऊपर करना है। बस हो गया, खत्म। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। थ्री मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पॉपुलेशन चेंज इन एनी कंट्री इज फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। बिल्कुल भाई, इसके आगे कुछ नहीं है। फर्टिलिटी का मतलब कि एक माँ कितने बच्चों को पैदा करती है। मोर्टेलिटी मतलब आप कितने साल तक जीते हो। माइग्रेशन की वहाँ पे कितने लोग, मतलब कितने कितने लोग वहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग वहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, FMM इसको कहते हैं, या MFF कह लो। ठीक है, MMF कह लो या FMM कह लो, तो मैं इसको FMM की तरह याद रखता हूँ। फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन के की डिटर्मिनेंट्स क्या है मतलब, तो आप लिखोगे फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। चलिए, जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग अ रेफरेंस पीरियड ऑफ 1000 वुमेन, पीरियड पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज। इसके बाद TFR होता है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है। इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट अ वुमन वुड हैव इफ शी लिव्ड थ्रू हर रिप्रोडक्टिव एज, जो कि है 15 to 64। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ हाई फर्टिलिटी क्या होगा। वही सेम चीज़ कि मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा वही सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो। रिलीजन हो सकती है, अर्ली मैरिज हो सकती है, विमेन के बॉडीली राइट्स, फिर उसी के साथ साथ कल्चरल इश्यूज हो सकते, कल्चरल रीजंस भी होते हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं और सोसाइटल रीजंस भी होते हैं, और एब्सेंस ऑफ इजी अडॉप्शन प्रोसीजर। ये बहुत ही फार फेच्ड है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। और यहाँ पे लिखा है रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन TFR, कि ये तो अच्छी चीज़ है कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है। भाई अभी हम ऊपर पढ़ के आए, अगर तुमने नहीं याद आ रहा तो भाई क्या बोलूँ। एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके बाद हेल्थ, हेल्थ केयर अच्छा हो गया ना, तो अब मैं ज़्यादा बच्चे क्यों करूँ, है ना। हम ऊपर ही बढ़ के आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलेड मैरिजेस, फिर उसके बाद इंक्रीज मोबिलिटी, वर्किंग वुमेन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी कंट्रीब्यूटिंग टू फॉलोइंग TFR। इसी के साथ साथ एक और था जो यहाँ पे भी लिखा है डिलेड मैरिजेस। यू विल से कि आई एम नॉट किडिंग, ये इतना लिख पाना भी एग्जाम में बहुत बड़ी बात होती है। अब आप यहाँ पे देखिए बिहार के बारे में लिखा है। बिहार विद द हाईएस्ट TFR ऑफ 3.2 हैड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलिटरेट वुमेन। देख रहे हो, बिहार जहाँ पे TFR 3.2 है, वहाँ पे इलिटरेसी अमंग वुमेन भी हाईएस्ट है। वाइल केरला जहाँ पे लिटरेसी वुमेन में 99% है, इट हैज़ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। अब समझ में आया हाउ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ, यहाँ पे लिखा है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में आएगा तो एग्जाम्पल यही देना है। इफ़ यू डोंट राइट दिस एग्जाम्पल देन गॉड सेव, गॉड ब्लेस यू। हम पढ़ के जा रहे हैं भाई कि अब आप बिहार का एग्जाम्पल ले रही ना। 3.2 लिखा हुआ है, 32। कितने दांत होते हैं दिमाग में, दिमाग में बोल रहा हूँ, कितने दांत होते हैं। मुंह में कितने दांत होते हैं, माउथ में, है ना, कितने होते हैं? 3.2, 32 होते तो ऐसे याद कर लो कि बिहार के 32। मतलब मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ कि अब मैं जब भी दांतों को याद करूँगा मेरे को बिहार का TFR आएगा। चलिए, मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। क्रूड डेथ रेट यू डोंट हैव टू रिमेंबर। आगे चलते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हम देख लेते हैं। IMR हमको पता होना चाहिए। हम एक्टिव रिकॉल से याद करने की कोशिश करते हैं, कितना था, 30 आई थिंक। चलिए देख कर आते हैं। यहाँ पे लिखा है IMR 30/1000। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स जो कि बच्चे अपनी 1 साल की उम्र पहुंचने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, पर 100 लाइव बर्थ। मतलब मान लो कि एक बच्चा पैदा, 1000 बच्चे पैदा हुए। अब हम ये देखेंगे कि 1 साल के अंदर, 1 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि कितनी माएँ जो हैं वो मर जाती हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखोगे कि भगवान ने अगर ऐसा कुछ बनाया होगा कि मदर हैज़ टू गिव बर्थ, तो भाई वो मदर को उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देगा ताकि वो इस प्रोसेस में मरे नहीं। बट मर जाती हैं क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए। ठीक है, 80% ऑफ डिलीवरीज जो है वो इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। तो इसीलिए कम माएँ मरती हैं जनरली भी, है ना।
तो इसलिए इसको लैख में देखा जाता है। बच्चों को थाउजेंड में देखा जाता है, इसको लैख में देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमएमआर क्या होता है, ये देखा जाता है कि कितनी ऐसी माएँ हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर 42 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी जो है दे वो मर जाती हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि ये 97 है फिलहाल, और हमारा टारगेट कितने का है एमएमआर का? 80 का। ठीक है, मतलब कितना है एमएमआर टू लेस देन 100 है। अरे वाह, क्या बात है, 100 है। नहीं भाई, अरे ये तो फिर हो गया, हमारा तो 97 चल रहा है। ठीक है, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अभी ये नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे भाई। मतलब पॉपुलेशन पॉलिसी ये सब छोड़िए, अभी मत पढ़ो, अभी याद नहीं करना है। क्योंकि सरकार अपने टारगेट्स चेंज करती रहती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आएगा, तो उसके बाद सरकार अपने टारगेट्स को अपग्रेड करती रहती है बार बार। ठीक है, चलिए माइग्रेशन देखते हैं। अब हम उसमें अभी हमने देखा ना कि भाई तीन तीन ऐसे रीज़न क्या हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक जगह की डिटरमाइन होती है। तीन मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? एक था माइग्रेशन, दूसरा था मोर्टेलिटी, और तीसरा क्या था? माइग्रेशन, मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी देख लिया, मोर्टेलिटी ये रहा देख लिया, अब हम देख रहे हैं माइग्रेशन। चलिए, माइग्रेशन क्या होता है? जोग्राफिकल मोबिलिटी और स्पेशल मोबिलिटी बिटवीन वन जोग्राफिकल यूनिट एंड अनदर। तो यहाँ पे अगर हम फैक्ट वाइज चलें, तो इंडिया के अंदर कहते हैं कि भाई इंडिया की कितनी एक मेजर चंक, मतलब वो कहते थे कि 40% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनल माइग्रेंट है, ऐसा कुछ मैंने देखा था। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ नोटेबल रिडक्शन इन इंटरनल माइग्रेशन। द नंबर ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स डिक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 11.78 परसेंटेज। अच्छा, मतलब 40% नहीं है, 40 करोड़ है, टू फ्रॉम 45.58 करोड़ टू एस्टिमेटेड 40 करोड़ इन 2023। ठीक है, देख रहे हो भारत में 140 करोड़ की जनता है, और 140 में से 40 करोड़ तो भाई माइग्रेंट है। समझ रहे हो? माइग्रेंट का मतलब क्या है? जैसे आप हो, तुम दिल्ली आए, तुम भी माइग्रेंट हो। ठीक है, तुम पढ़ने आए दिल्ली या कहीं पे, तो आप भी माइग्रेंट हैं। ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि 40.20 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट है। इसी के साथ साथ इंटरनल माइग्रेंट का स्टॉक है, ये सब है, मैं इसमें नहीं जाने वाला हूँ। माइग्रेंट्स एंड एसडीजी, तो एसडीजी 10.7 है, टू फैसिलिटेट ऑर्डरली सेफ रेगुलर रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने तो मेंस भी लिखा है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि इन इस पीडीएफ में से ऐसी चीज़ों को हमको याद रखना है कि एसडीजी 10.7 है, जो कि कहता है कि ऑर्डरली सेफ रेगुलर एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन होनी चाहिए। क्यों हम माइग्रेट करते हैं? तुम आए हो एजुकेशन के लिए, तुम्हारे पापा शायद आए होंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और लैक ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी, है ना, उन सब चीज़ों के लिए आते हैं। अर्बनाइजेशन का एक पुल तो है ही, शादी हो जाती है, जैसे आप शहरों में रहते हैं, गांव में आपकी मेरे दोस्त की शादी अभी हुई, गांव में हुई, तो लड़की गांव से थी उसके, है ना, मतलब आसपास के गांव में थी, तो अब वो लड़की जो है वो बैंगलोर में आ गई, है ना, तो उसकी क्या हो गई, माइग्रेशन हो गई शादी की वजह से। और इन्वायरमेंटल एंड डिज़ास्टर इंड्यूस्ड माइग्रेशन तो होती ही है। जैसे अभी मान लीजिए कि डिज़ास्टर आ जाता है उत्तराखंड में, ठीक है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग जा वो बोलते हैं कि भाई अब तो हमारा यहाँ पे कुछ रहा नहीं, जो सामान बचा है इसको लेके हम चलते हैं दिल्ली विल्ली। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कोसी फ्लड इन नॉर्थ बिहार, साइक्लोन इन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं ट्रेन में बैठ के। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या होगा? पॉलिटिकली एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, है ना? जैसे कि जो, अगर हम पॉलिटिकल एक्सक्लूजन की बात करें, तो जो माइग्रेंट्स हैं उनके पास वोटर आईडी है नहीं, और जो पॉलिटिकल क्लास है वो कहती है कि जब ये हमारे वोटर नहीं तो हम इनके लिए काम क्या करें। पॉपुलेशन का प्रेशर रहता है, ह्यूमन राइट्स वायलेंस वायलेशन होती है। क्यों? क्योंकि भाई इनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, कम पैसे में रखा जाता है, उसी को फोर्स लेबर होती है, और फिर इनकी ट्रैफिकिंग हो जाएगी। चलिए, डेमोग्राफिक बैलेंस टूटता है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक सिटी पर है और बाकी पूरा इंडिया खाली है, तो उससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस तो होगा। फिर इसी के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं, ब्रेन ड्रेन अगर माइग्रेशन इंटरनेशनल है तो, लेबर मार्केट एफिशिएंसी कि बहुत सारी लेबर होगी, है ना, मतलब लेबर शॉर्टेजेस जो होती हैं वो कम हो जाएंगी, क्लाइमेट अडेप्टेशन। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टेकन, तो यहाँ पे लिखा है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एक्ट 1979। ये भाई ये बात है, ये सबसे बढ़िया है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट।
1979 का, यही चाहिए था, है ना? कि अगर आप किसी भी ऐसे माइग्रेंट को मतलब अगर आप किसी भी माइग्रेंट को ऐसे जो कि इंटरस्टेट माइग्रेंट है, अगर आप उसे लेकर आ रहे हो, तो आप उसको अनजस्ट कंडीशन वर्किंग कंडीशंस में नहीं रख सकते, ठीक है? ऐसा इसमें लिखा है कि आपको उसको घर देना पड़ेगा, अकोमोडेशन देनी पड़ेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे एक मंथली सेटलमेंट ऑफ वेजेस देनी पड़ेगी, और इसी के साथ साथ उसे अकोमोडेशन भी देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। फिर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। बट मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया, ये सब छोड़ो। जो मेन है वो ये है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। इफ़ यू राइट दिस, ख़त्म, मतलब लिटरली ख़त्म है पेपर। आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, स्मार्ट विलेजेस, अर्बन मिशन है और पूरा मिशन है। ये सारी की सारी चीज़ें किस लिए? ताकि हम रूरल से अर्बन माइग्रेशन को रोक सकें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, महंगा हो जाता है ना? जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए सब्जी लेने के लिए, और आपके साथ वहाँ 12 लोग और हैं, तो सब्जी वाला उसका दाम बढ़ा देगा। पेंडेमिक्स हो जाते हैं, या फिर आप कह लो कि एपिडेमिक्स हो जाते हैं, ठीक है? कन्फ्लिक्ट एंड वॉर भी होती है, जैसे कि हम आमची मुंबई की कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, वो मराठी कहते हैं कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसको जाना पड़ेगा। बैंक कर्नाटका में भी होता है, पंजाब में भी होता है ना? अभी कर्नाटका बेंगलोर में हुआ था कि जो नॉर्थ ईस्ट एंड नेपाल के लोग थे उनका एक्सोडस हमने देखा। फिर हमने चेन्नई में देखा, है ना? चलिए, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हाई यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सच एज पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, कॉस्ट इरेपरेबल लॉस टू सॉइल, ये भी ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम ठीक है, डाइवर्जन ऑफ वाटर भी ठीक है, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है, लीडिंग टू रिवर पॉल्यूशन एंड डिक्रीज इन सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर, वो सब ठीक है। इकोलॉजिकल डैमेज होता है, क्यों? क्योंकि हम सिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं मुंबई तो बना ही किस में है? वेटलैंड्स में बना हुआ है। एडवर्स इफेक्ट ऑन हैबिटेट, some 70 to 80% of freshwater marshes and lakes in Gangetic floodplains have been lost in the last 50 years। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? इसका वे फॉरवर्ड होगा कि टैक्स इंसेंटिव देना, ऑफर इनकम टैक्स बेनिफिट टू कपल्स विद 2 or more चिल्ड्रन टू encourage स्मॉलर फैमिलीज, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बूस्ट फार्म profitability and stable food prices to ensure nutritional security, so social marketing promote family planning and small family business benefits through media and awareness campaign। जनरल चीज़ें लिखी हैं, इसके लिए नहीं पढ़ी जाती मैगजीन। राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजिंग पॉपुलेशन कैन क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एल्डर केयर एंड रिलेटेड सर्विसेज। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दो ताकि उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स बढ़े। फॉरेस्ट एंड वाटर कंजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। भाई, हम ऊपर से पढ़ के आए ना, हमने क्या बोला था? मतलब ये सब लिखा, इट इज़ ओके, बट हैव वी नॉट रेड कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को मुझे बढ़ाना है, मुझे इंश्योर करना है कि फ़ीमेल की एजुकेशन हो रही है, मुझे इंश्योर करना है कि मैरिजेस जो हैं वो डिले हो रही हैं, जैसे कि अभी आया भी था कि 21 ईयर्स कर दो, है ना? फिर इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है? पॉपुलेशन एजुकेशन करनी है। यूपीएससी का पीवाईक्यू है पॉपुलेशन एजुकेशन, क्या ये यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। बट डोंट यू थिंक दीज पॉइंट्स आर बेटर देन दीज पॉइंट्स, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी जेनरिक, है ना? हमने इसी के साथ ये देखा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, या फिर हम कह लेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू टीएफआर। हमने देखा कि बिहार जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुमेन की कम है ना? वहाँ पर टीएफआर इज 32 दांत तो 3.2% है। लेकिन वहीं पे जब केरला में वुमेन की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हाई है या अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो लो है ना? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू राइट। इफ़ यू डोंट राइट पॉपुलेशन एजुकेशन तो गलत गए तुम, है ना? अब आप ये देखो कि ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, और यहाँ पे भी 3, 3, 6, 7, 8 पॉइंट लिखे हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को अगर जोड़ दूँ, है ना? तो ऑटोमैटिकली क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होती है। थोड़ा इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन अमंग टीनेजर्स को प्रमोट करना, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। और मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी लिखूंगा। क्या एग्जाम्पल लिखूंगा? है ना? टी एफ आर 3.2 लिखा था यहाँ पे।
मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख सकता हूँ, किसका लिख सकता हूँ? साउथ कोरिया का। मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ जापान का, है ना? कि जापान का और साउथ कोरिया का। पॉपुलेशन एजुकेशन में लिख दूंगा जापान मॉडल, जापान मॉडल, ठीक है? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में चाइना मॉडल। चाइना मॉडल में क्या है? चाइना मॉडल में तो ये है कि जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, है ना? तो वहाँ पे फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये माना जाता है कि फीमेल ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा फोकस के साथ काम करती हैं। ठीक है, मतलब जो भी भारी भरकम चीज़ें हैं वो मेल कर रहे हैं, और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सारी में फीमेल आपको ज़्यादा दिखेंगी। एजिंग देखते हैं। एजिंग refers to process of becoming older, typically characterized by gradual decline in physical and sometimes mental capabilities. In demographic terms, it refers to increasing proportion of elderly individuals. ठीक है, तो हमको क्या करना है? एजिंग का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम यही लिखेंगे, एजिंग refers to, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल बिकम्स ओल्डर। ठीक है, इन डेमोग्राफिक टर्म्स एंड इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स जो कि 60 ईयर्स एंड अबव होते हैं ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया की एजिंग रिपोर्ट आई थी 2023 में। इसमें लिखा था, अब देखो भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं बताऊंगा, और याद मतलब आपको ये सारी फैक्टर्स को दिमाग में रखना है, ठीक है? जैसे हमें पता है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी 1.4 बिलियन के आसपास जा रही है ना? तो वैसे करके कि इंडिया के अंदर 60+%, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पॉपुलेशन एज्ड 60+ इन इंडिया वॉज 10.5%. It is projected to rise to 20.8% by 2050. The number of people aged 80 plus are expected to grow by 279%. You don't have to remember. Between 2021 and Delhi population grew by 41%. You don't have to remember. You just have to remember one data कि भारत के अंदर 60 प्लस जो है वो आज भारत में 11% जो पॉपुलेशन है वो 60 प्लस है, ठीक है? और हमने ऊपर क्या देखा? हमने देखा कि भारत की 60% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी 15 to 59 के बीच में है ना? तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली अब तक एक मैप बन जाना चाहिए था। क्या मैप है? कि भाई 15 to 59 के बीच में 60%, 60+ जो है वो कितनी है? कितनी है? मान लो 10%। तो भाई बाकी कितनी है? 30%, जो कि अभी 15 से लेके 0 to 15 की एज में, है ना? अब आपको भारत की पूरी पॉपुलेशन के बारे में पता है। जब हम चाइल्ड केयर की बात करेंगे, है ना? या फिर स्कूलिंग की बात करेंगे, तो आपको पता है कि इट इफ़ेक्ट्स 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जब हम कोई वर्किंग या डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे, इट इफ़ेक्ट 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जब हम जीरियाट्रिक केयर की बात करेंगे, ओल्ड एज केयर की बात करेंगे, यू नो कि इट इफ़ेक्ट्स 10% ऑफ द पॉपुलेशन। ये आप साइड में बना देना, वैल्यू एडिशन मैप, नंबर ही नंबर। चलिए, इम्प्लीकेशन ऑफ एजिंग क्या होता है? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होती है भाई, आप जब एज करते हो, है ना? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक बर्डन है। मतलब ये इम्प्लीकेशन ऑफ एजिंग ऑफ अ कंट्री के हिसाब से शायद ये देख रहे हैं अभी, है ना? कि इकोनॉमिक बर्डन आएगा, कि वर्क फोर्स श्रिंक होगी और पेंशन का स्ट्रेन आएगा, कि पेंशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। हेल्थ केयर की डिमांड होगी, जैसे कि जीरियाट्रिक केयर होगी, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का राइज होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो, आपका बीपी शुगर बढ़ते जाता है ना? बीपी शुगर बढ़ते जाता है, तो उसकी वजह से, या फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं, रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों के लिए केयर ज़्यादा देनी पड़ती है। सोशल चैलेंजेस आते हैं भाई, जो एल्डर होते हैं उनके साथ अब्यूज़ हो जाता है, कोई भी टपली मार के भाग जाता है, आइसोलेशन हो जाती है इनकी, है ना? जैसे हम देखते हैं ना, कोई एल्डरली जा रहा है तो लोग आएँगे गाड़ी पे, धक्का देके उनको भाग जाएँगे। तो गवर्नेंस के गैप्स हैं, क्यों? क्योंकि पॉलिसीज़ अभी भी एल्डरली पॉलिसीज़ जो हैं वो वीक हैं, और इसी के साथ-साथ इनकी रीस्किलिंग भी नहीं हो रही, है ना? फिर इसी के साथ-साथ यहाँ पे लिखा है वेलफेयर स्कीम्स, इनके लिए पेंशन हो या असिस्टिव सपोर्ट हो, इसकी पेनिट्रेशन बहुत लो है। इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना? वो बहुत ही ज़्यादा लो है। चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा है हेल्थ केयर, सोशल एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना करके एक थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स 1999। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। दिस वन यू हैव टू राइट भाई। इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस देन इट इज़ अ क्राइम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कोटेड वो है, एक्ट है। इसी के अंदर ये लिखा है, मान लीजिए कि कल एक आदमी है,
वो अपने पेरेंट्स को अपने घर से निकाल देता है। वो कहता है कि जहाँ जाके रहना है रहो। तो वो लोग लॉयर के पास जा सकते हैं और उस अपने बेटे पे केस कर सकते हैं कि ये हमें मेंटेनेंस नहीं दे रहा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे एल्डर्स की टेक केयर करनी है, ठीक है? तो इसी को कहते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। ठीक, ऐसे क्यों लिखा एंड सीनियर सिटीजन? कि अगर एक सीनियर सिटीजन है तो उसकी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर की जिम्मेदारी अगर उसके बच्चे माता पिता नहीं हैं तो कौन करेगा? स्टेट भी करेगी, ठीक है? बट दिस इज प्योरली रिलेटेड टू दी पर्सनल वाले में, ठीक है? जो चाइल्ड होगा या जो हायर्स होंगे वो मेंटेन करेंगे सीनियर सिटीजन्स की, ठीक है? और वो लीगल मैकेनिज्म देता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसको याद रखना है। फिर इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड है, बस। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी थी, या फिर आप इसको बस ऐसे लिख देना ओल्ड एज पेंशन स्कीम, क्योंकि शायद इसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है? तो आपको देखो इतने सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई ओल्ड के बारे में। क्या मुझे पता है कितने ओल्ड हैं? 10% हैं, ठीक है? इनके लिए सरकार ने क्या करा है? मुझे पता है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, कि अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो ऐसे करके है, तो मैंने शायद वहाँ पे उल्टा बोल दिया था। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। फिर उसके बाद मुझे पता है कि ओल्ड एज पेंशन भी है, ओल्ड एज पेंशन भी है। इसी के साथ साथ मुझे एक और पता है कि राष्ट्रीय व्यय, ये लिखा ना व्ययश्री। व्यय मतलब ओल्ड, श्री मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो व्ययश्री योजना, ठीक है? हमको ऐसे लिखना है कि ओल्ड जो मतलब जो हमारे एल्डरलीस हैं, दे आर रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो कि हमारी इकोनॉमी को जो कि हमारी इकोनॉमी जो कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप को के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को होल्ड करते हैं, ऐसे करके लिखना है और ख़त्म कर देना है। वे फॉरवर्ड क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए, है ना? कि जो 1999 की पॉलिसी है उसको अपडेट करो ताकि वो करंट डेमोग्राफिक रियलिटीज़ को एड्रेस कर सके। इनके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि एल्डरली की यही तो नीड होती है, हेल्थ ही तो नीड है मेन, ठीक है? एंड प्रमोटिंग एक्टिव एजिंग, कि सीनियर सिटीजन्स को कहना कि मतलब वो मतलब थोड़े से एक्टिव लाइफ जिए, है ना? शुड बी एनकरेज इन वॉलंटियरिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पार्ट टाइम वर्क टू मेंटेन देयर डिग्निटी एंड प्रोडक्टिविटी। चलिए, ये देखो मैंने वहाँ पे पॉपुलेशन एजुकेशन नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया था। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। करो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई पॉपुलेशन एजुकेशन का? हमने ऊपर देखा ना, पॉपुलेशन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, एक इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो वो बनाता है ना, उसको उसके लिए उसको और ज़्यादा अवेयर करना। इसी के साथ साथ सोशल एंड मतलब हम कहेंगे कि सोशल सोशल चेंज लेकर आना, समाज में एक सोशल चेंज लेकर आना। यही लिखना है, कहीं किसी ने नहीं पढ़ा भाई, ये सब यही है, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं? और क्या रीज़न होगा इसका? इसका और क्या रीज़न होगा? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन? पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस करना, पॉपुलेशन चेंज करना, और इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इकोनॉमिक क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना? मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, या फिर हम ऐसे कह लेंगे कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट भी, ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है ये भी पॉपुलेशन एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है? चलिए, इतना हो जाएगा, इतना हम लिख देंगे क्योंकि पॉपुलेशन एजुकेशन किसी ने नहीं पढ़ा एग्जाम में। एटलीस्ट भाई हम आस-पास तो लिख पा रहे हैं कुछ, ठीक है? पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम, तो उसके लिए क्या करना है भाई? पहला तो होगा इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कैंपेन, ये सारी की सारी चीज़ें। पॉपुलेशन एजुकेशन को एजुकेशन करिकुलम में लेकर आना। पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए क्या करना? एडवर्टाइजमेंट करना, बच्चे दो ही अच्छे, है ना? वैसे करके एडवर्टाइजमेंट करना। फिर इसी के साथ साथ हमको सोशल बिहेवियर को चेंज करना है थ्रू नुक्कड़ नाटक एंड नुक्कड़ नाटक हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं, मतलब नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक एंड रैलीज, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पॉपुलेशन डेटा है ना? पॉपुलेशन डेटा को
क्या कहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल कराना, और बेसिकली क्या कहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल कराना एंड इंडिविजुअल्स को कॉन्शियस बनाना, पॉपुलेशन कॉन्शियस बनाना। जैसे कि मोदी जी की स्पीच थी, है ना, लीडर्स की स्पीच थी, जिन्होंने कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन ब्लास्ट के बारे में बात करी। डिस्कस द, ऐसे ही लिखना है भाई, दीज क्वेश्चंस यू हैव टू राइट बाय लॉजिक ओनली। किसी को नहीं आता, किसी टॉपर को नहीं आता, किसी को नहीं आता, ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपने पढ़ी हुई नॉलेज को लगाना है। डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 decades। पहला होगा विद इन, और फिर उसके बाद होगा आउटसाइड। क्या हमें नहीं पता कि विद इन में 40 करोड़ है? ये तो हमने पढ़ा ना, ऊपर ही पढ़ा था भाई। 11% है, 40 करोड़ ऑफ इंडियन आर इंटरनली माइग्रेंट। कहाँ जा रहे हैं? मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई, फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे लिखा था सोशल सिक्योरिटी। वेयर हमने देखा कि वेस्ट की तरफ, वेस्ट इंडिया की तरफ। अब आप कहोगे वेस्ट इंडिया में क्या दिख गया भाई तुझे? मैं कहूँगा महाराष्ट्र, मैं कहूँगा, लेट्स नॉट गो टू केरला बट वी कैन गो टू गुजरात, वी कैन वी कैन वी कैन गो टू गुजरात, वी कैन गो टू वेस्टर्न की तरफ पंजाब भी लिख लेते हैं। फिर हम कहेंगे साउथ, हम क्या बोलेंगे, बैंगलोर, आईटी हब, तमिलनाडु, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, है ना। फिर इसी के साथ साथ हाँ, इतने में ही चलते हैं, बैंगलोर एंड तमिलनाडु, इतना, ठीक है। और फिर आउटसाइड की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई रेमिटेंसेस में 100 बिलियन हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, अ, जो एनआरआई है वो ईयर ऑन ईयर उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। और मैक्सिमम मैक्सिमम हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक मैक्सिमम वाज इन द वेस्ट, देन इट वाज इन द गल्फ। मतलब ऐसे ही कुछ था यार, मतलब मुझे वो डेटा याद नहीं है तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, बट एग्जाम में मैं तुक्का तो मारता है ना। मैं ऐसे ऐसे लिखता कि हॉटस्पॉट्स क्या हैं, हॉटस्पॉट्स क्या हैं, तो उसमें मैं लिखता अमेरिका, गल्फ, फिर उसके बाद मैं लिखता यूरोप, और फिर लिखता ऑस्ट्रेलिया, कि ये मेरे हॉटस्पॉट है। यू सी, ऑल दीज थिंग्स आर जनरल थिंग्स विच आई एम एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम एंड आई एम एबल टू राइट। So this is the entire game that you have to do when you don't know a lot, ठीक है। अब वहाँ पे एक और चीज़ लिखी थी कि चेंजेस क्या है ना, तो मतलब चेंजेस के बारे में लिखना था। तो ये सारा डेटा मुझे पता है, तो अब इसमें चेंजेस क्या है मैं वो सोचूं। तो मैं लिखूंगा कि पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा होता था, अब एजुकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है। पहले जो मूवमेंट थी, है ना, पहले जो मूवमेंट थी वो इंटर इंटर इंट्रा स्टेट थी, कि मैं स्टेट के कैपिटल में चले जाऊंगा। अब इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रही है, और फिर ये लिख दिया। पहले इंटरनेशनल माइग्रेशन किसके लिए होती थी? वर्क के लिए होती थी। अब किसके लिए हो रही है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हो रही है। अब बिजनेस के लिए हो रही है, और इसमें एग्जांपल लिख दूंगा कि फ्लिपकार्ट जो है, इट इज़ रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, समथिंग लाइक दैट आई वुड राइट। एंड डिड यू सी वन थिंग, when I read the question again, the way I am writing is changing, but the information is same। तो ये भी एक चीज़ समझने वाली है कि if you don't understand the question, है ना, if you are not able to write as per the demand of the question, then it is same as not answering the question, ठीक है। चलिए, तो फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट लेसन दैट आई लर्नड वाज कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसको इंटरप्रेट करो और फिर लिखो, क्योंकि डेटा इन्फॉर्मेशन तो अपने पास अनलिमिटेड है। चलिए, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू